हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम अपनी तीसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। आज जो हम पाठ लेकर आए हैं वो है पाठ 6, कक्षा हमारी है 12। तो ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, आज उसके छठे अध्याय के एमसीक्यू। छठा अध्याय है हमारा क्या, कैसे बनती है कविता। कविता कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सभी हमने पाठ में पढ़ा और समझा है। अब इसी पर आधारित हमारे एमसीक्यूज आएंगे। तो पाठ को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत सारी कविताएं भी उस पाठ में दी गई हैं, तो उनको भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है कि ये पंक्तियां किस लेखक की हैं, किस कवि की हैं, ये सभी कुछ हमें जानना पड़ता है। तो और साथ ही कविता में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये सब चीजें तो हम पाठ में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो हमारा पहले भी अपलोडेड है, आप उसको जाकर देखिए ताकि आपसे पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था। कौन सी ऐसी परंपरा थी जिसके रूप में हमारी जो है कविता बन गई। वाचिक रूप में, लिखित रूप में, यांत्रिक रूप में या उपर्युक्त तीनों रूपों में। तो क्या हुआ था, कविता का जन्म हुआ था वाचिक रूप में। वाचिक मतलब जब हम वाचते हैं, वाचने का मतलब कहते हैं। आप देखते हैं ना, पंडित लोग जो हैं बोलते हैं, चीजों को, मंत्रों का उच्चारण सब करते हैं। तो क्या हुआ, उन लोगों ने बोलना शुरू किया। तो पहले लय कम थी, चीजों को बोला, कविता को तुकांत में लाकर हम बोलना शुरू हमने कर दिया था। तो वो कौन सा रूप कहलाया, वो हमारा कहलाया वाचिक रूप कहलाया। तो कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था, एक वाचिक के रूप में हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा था। ये शब्द किसने बोले थे, प्ले विद द वर्ड्स। कविता क्या है, आप वो शब्दों के साथ खेलिए। ये बोला किसने था, थीट्स ने, शेक्सपियर, मिल्टन या W.H. ऑर्डेन ने। तो किसने बोला था, ये W.H. ऑर्डेन ने बोला था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है। हमें क्या बताना है, ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, वो घटक नहीं है। भाषा, शब्द, छंद या वाद्य यंत्र। देखिए, भाषा होती है, छंद भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, जो नहीं होता वो है वाद्य यंत्र। कविता के लिए वाद्य यंत्र का होना आवश्यक नहीं है, बाकी सबका होना जरूरी है। भाई भाषा होगी, शब्द होंगे, छंद होंगे, तभी तो कविताएं बनेगी, चाहे छंद युक्त हो चाहे छंद मुक्त हो। कविता तो दोनों तरीके से बन सकती है, तो छंद भी होना जरूरी। जो जरूरी नहीं है वो है ये वाद्य यंत्र, यानी किसी तरह का बाजा, जैसे सितार है, हारमोनियम है, गिटार है, इन सब चीजों का होना कविता के लिए जरूरी नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में है, शब्द कविता का कौन सा उपकरण है। कौन सा उपकरण, शब्द, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो यहां पर शब्द कविता का प्रथम उपकरण है। क्यों, क्योंकि अगर शब्द नहीं होंगे तो कविता कैसे बनेगी। हम बिना शब्दों की मदद से तो कविता को बना नहीं सकते, और शब्दों को सही जगह लगाना ही सही है, तभी तो अर्थ सही निकलेंगे। तो शब्द जो क्या है, वो कविता का पहला उपकरण है। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए फिर कविता नहीं बन सकती है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कविता का अनिवार्य तत्व क्या है। क्या चीज है जो बहुत ही जरूरी होती है, छंद, लय, मुक्त छंद या संगीत। तो जो जरूरी होता है वो है हमारा छंद, छंद का होना। मुक्त छंद युक्त हो, छंद मुक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन छंद का होना जरूरी होता है कविता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये नहीं है तो कविता नहीं होगी, ये अनिवार्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है। यहां पर क्या, किस प्रकार की भाषा का सब, यहां पर पंत जी की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। कविता में पंत जी ने कौन सी भाषा को अनिवार्य माना है। वर्णात्मक होना चाहिए, यानी कि हम किसी चीज का वर्णन कर रहे हो ऐसी भाषा होनी चाहिए कविता में। कविता में प्रतीकात्मकता होनी चाहिए, यानी कि हम प्रतीक के तौर पर, आप देखते हैं बहुत सी कविताएं ऐसी होती है कि हम प्रतीक के तौर पर चीजों को इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी होती है लाक्षणिक होती हैं, लक्षण बताती हैं कि ये इसकी इस तरीके से बज रहा है। जैसे कि उसमें बोला जाए कि बगुलों की तरह जो हैं विधवाएं। तो यहाँ पर क्या है, बगुले क्या होते हैं, सफेद होते हैं, विधवाएं भी सफेद वस्त्र धारण किए रहती हैं। तो यहाँ पर क्या लक्षण या प्रतीक तुलना करी जा रही है, बात ये हो रही।
फिर है चित्रात्मकता, यानी कि जब कोई शब्द से कोई चीज हो तो उससे चित्र हमारे सामने बनने चाहिए। तो पंत जी ने जो आवश्यक बताया वो है चित्रात्मक भाषा, यानी कि जब भी कोई भाषा आप इस्तेमाल करें, जो भी उसका पाठक है उसके सामने एक चित्र का उभरना बहुत जरूरी होता है, यानी कि एक चित्र बन रहा है। ऐसा हमको कविताओं के अंदर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जा सकता है वह साहित्य की कौन सी विधा है? 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 उंगलियों द्वारा हम पकड़ लें, ऐसी क्या चीज होती है? यानी कि हम चीजों को उंगलियों से इस तरीके से लिखें कि वो एक एक इंद्री को छुए। कोई चीज हमें कानों से इस्तेमाल करें, कुछ चीज हम आंखों से देखें, जैसे दृश्य बिंब हो, श्रव्य बिंब हो, आपका नासिका बिंब हो, आपका स्पर्श बिंब हो, कोई चीज छू के, तो हम उंगलियों के माध्यम से कविता को ऐसा उकेरें कि वो हमें कैसे ही हो, एक एक इंद्री से हम उसको महसूस कर सकें। तो वो क्या होती है? विधा कहलाती है हमारी कविता। कविता के माध्यम से हम उंगलियों से, कविता ही हम लिखते हैं उंगलियों से, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शब्द में कितने अर्थ छिपे होते हैं? एक कोई अगर शब्द होता है उसमें कितने अर्थ होते हैं? 1, 2, 3 या अनेक? तो उसमें होते हैं अनेक शब्द, अनेक अर्थ, जितने चाहो उतने अर्थ निकल आते हैं। कब ये तो नहीं कि सिर्फ उसका एक ही अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कविता की प्रथम शर्त क्या है? कविता लिखी जाती है तो उसकी प्रथम शर्त क्या है? भाव संपदा, विभिन्न प्रकार के भाव, शब्दों में मेल जोल या छंद और बिंब। तो जो पहली शब्द है, जैसे पहला है कि शब्दों के बगैर जो है कविता की रचना नहीं हो सकती, उसी तरीके से शब्दों का मेल जोल होना भी बहुत जरूरी है, ये प्रथम शर्त होती है। शब्द हैं, अब एक शब्द ले रहे हैं उसके साथ दूसरा शब्द ले रहे हैं, उसका कोई मेल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं, मेल जोल ही नहीं बैठ रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं सिद्ध होता। तो ये क्या हो जाएगा? शब्द कविता बनेगी ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो कविता के लिए प्रथम शर्त होती है शब्दों के में मेल जोल का होना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? ये हमारे पाठ में दिया गया, उनका मूल नाम क्या है? वाल्मीकि डाकू, रत्नाकर, रत्नाकर डाकू या कालिदास? तो वाल्मीकि का मूल नाम था क्या हमारा? रत्नाकर। वो रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध थे। डाकू तो वो बाद में बने थे, तो उनका मूल नाम रत्नाकर था। फिर उन्होंने ही फिर बाद में वो डाकू उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद वो संत बन गए, तब वो वाल्मीकि बन गए। तो इस तरीके से पहला उनका नाम था, क्या नाम था? रत्नाकर था। बाद में वो डाकू बने, डाकू से फिर वो क्या हो गए? वाल्मीकि साधु बन गए थे। अब है प्रश्न संख्या 11। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कविता के बारे में यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला या आज्ञे? जैसे पाठ के शुरू में जब हम वीडियो शुरू कर रहे थे तभी हमने आपसे बोला था कि इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी सूक्तियां भी दी गई हैं, तो आपको याद रखना है कि उन सभी के कवियों को देखना है कि किसने किसने लिखा है। तो ये भी उसी में है। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने, ये लिखी हुई है, उनके द्वारा रचित है ये लाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? यदि आप बार बार कविता पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि हम कविता को बार बार सुनते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना शुरू, हमारे अंदर क्या बदलाव होना शुरू होगा? भावुक या सहृदय पाठक बन जाएंगे। मतलब हम कविता को बार बार पढ़ेंगे तो हम भावुक हो जाएंगे, हमारे हृदय में
अच्छी अच्छी फीलिंग्स आने लगेंगी। जैसी कविता होगी वैसी प्रतिक्रिया हमारी होनी शुरू हो जाएगी। कविता को बार बार सुनने का मन करेगा, हम बार बार तरह तरह की कविताओं को सुन, जरूरी नहीं है कि कविता हम सुने, कविता में हमारा मन अगर रचने लगेगा तो हम बोलेंगे ये कविता भी पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, वो सुन लेते हैं। इस तरीके की कविताओं में हमको मजा आने लगेगा। फिर एक कविता के बारे में बार बार हम सोचेंगे, यानी कि हम कविताओं के बारे में ही सोचें। जैसे कोई कविता हमने पढ़ी सुनी तो अब क्या होगा, हम उस कविता के बारे में, अब कवि ने किस हालातों में लिखी होगी वो सोचने लगेंगे, इस कविता से हम क्या क्या देख रहे हैं, ये चीजें देखने लगेंगे, ये सब होने लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या है, हमारे अंदर क्या होगा, उपरोक्त तो सभी चीजें जो हैं हमारे साथ घटित होंगी, हमारे अंदर ये सभी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, शब्दों में मेल जोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है। अगर शब्दों में हम मेलजोल बढ़ाते हैं तो उससे लाभ क्या होता है। जैसे हमने बोला कि क्या चीज होना जरूरी है, शब्द होना जरूरी है, फिर शब्दों का मेलजोल होना जरूरी है। अब अगर मेलजोल होता है तो उससे लाभ क्या होगा, क्या फायदा होगा, छिपे अर्थों को जान सकेंगे। अगर मेलजोल रहेगा तो जो उसके कविता के पीछे जो अर्थ छिपे होते हैं हम उनको जान सकते हैं। भावुक पाठक बन जाएंगे हम, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं, कविता बनाने में माहिर हो जाते हैं। अब क्या होगा, अगर शब्दों का मेलजोल होगा तो इसका लाभ होता है कि हम छिपे हुए अर्थों को जान जाएंगे। अर्थात जो पंक्ति के पीछे जो अर्थ छिपे, बहुत सारी कविताएं हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो सामने लिखी हुई है उसके पीछे भी उसका अर्थ बहुत ज्यादा होता है। हम धीरे धीरे उन अर्थों को भी जानने और समझने लगते हैं अगर शब्दों का मेलजोल होता है तो। अब है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करते हैं। अब ये बताया कि 5 उंगलियों से हम कविता ऐसी लिखें कि हम एक एक इंद्रियों से उसको महसूस कर सकें। अब ये होता क्या है, अगर हम इंद्रियों से हम पकड़ेंगे, अब उस पकड़ने की क्रिया को हम बोलते क्या है, क्या हमको सहायता, क्या चीजें हमें सहायता करती हैं। बिंब और छंद, अलंकार, छंद और रस या शब्द। तो ये हमें जो सहायता करते हैं वो हैं बिंब और छंद, जिन शब्दों को हम इंद्रियों से महसूस करते हैं। जैसे रेलगाड़ी की छुक 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 छुक, तो अब ये जो छुक 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 है ये कविता में लिखी हुई है, छुक छुक छुक। अब ये छुक छुक जो है हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये हम आंखों से देखेंगे थोड़ी ना, ये तो हम कानों से सुनेंगे, ये तो श्रव्य माध्यम हो गया। अब अगर हम बोलेंगे फूलों की मनमोहिनी, गुलाब की मनमोहिनी सुगंध, तो गुलाब की जो मनमोहिनी जो सुगंध है, भीनी भीनी जो सुगंध है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अपनी इंद्री से महसूस करेंगे, अपनी नासिका से, नासिका बिंब होगी उस जगह। तो ये सब चीजें आती हैं, ये जो कविता में जो चीजें लिखी होती हैं। अब ये छुक 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 और भीनी मनमोहिनी सुगंध ये क्या है, ये हमारी बिंब है। अब बिंब भी हमारे 5 तरीके के होते हैं। अब उसी तरीके से छंद होते हैं। जब कविता में छंद का होना तो जरूरी है, जब कविताएं में छंद होते हैं तभी तो कविता पढ़ी जाती है। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करती हैं, इंद्रियों से पकड़ने में मदद करती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कविता में बिंब चित्र भाषा क्या होती है। अब बिंब क्या होती है, चित्र भाषा होती है, किसी चीज की चित्र बनाती है, किस तरीके से होती है, होता क्या है ये। बिंब से मस्तिष्क में किसी का सादृश्य का चित्र बनता है। हम मतलब एक शब्दों के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में एक चित्र बनाने लगते हैं। बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। कहने का मतलब एक शब्दों से एक चित्र बनाया जाता है जिसे हम इंद्रियों से महसूस करते हैं। कल्पना द्वारा भावना को जागृत करना, कोई ऐसी चीज होती है, का और खा दोनों सही है। तो बिंब क्या होता है, इसमें हम क्या बोलेंगे, का और खा दोनों ही सही हैं। मतलब बिंब से मस्तिष्क में किसी का सादृश्य चित्र उभरता है। हम यहाँ पर मस्तिष्क में एक चित्र बना लेते हैं। बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा, जो हम कल्पनाएं ही करते हैं और वो इंद्रियों से हम अनुभव भी करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, शैली क्या है। शैली शब्द भाषा शैली, बिंब शैली, ये जो होती है इसको शैली मतलब क्या होता है, इसका शालीनता का नया प्रकार, यानी कि शालीनता का एक नया प्रकार होता है। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणाली होती है, यानी कि हम वाक्यों को जो लिखते हैं हम उसको लिखने के तरीके को जो है हम बोलते हैं शैली।
शब्दों में वक्रता, यानी कि हम शब्दों में जो बात बोलते हैं यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ों की तरह अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब, या शब्दों में अनुशासन, यानी कि हम बहुत ही कसाव अनुशासन रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं शब्दों में, तो क्या होता है शैली? वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणाली को शैली कहते हैं, यानी कि एक अलग तरह की लिखने की तरीके को हम शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रतिभा के संदर्भ में सही कथन छाटिए। क्या है? प्रतिभा, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको सही कथन इसमें से छाटना है। प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है, सही बात है। प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त भी होती है, प्रकृति द्वारा दी जाती है। इसे किसी नियम से पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी, तो हम पाठ में देखेंगे ये सभी वक्तव्य हमारे कविता के माध्यम में एकदम सही, यानी कि प्रतिभा इन सभी ये के मामले में सारे कथन सही। क्या मतलब? प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है, बस क्या है, उसे एक नियम के जरिए हम उभार नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो वो धीरे धीरे उभरती चली आती है। फिर है ये प्रकृति प्रदत्त भी होती है। किसी किसी में आप देखेंगे एक टैलेंट ऐसा होता है कि भाई बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा टैलेंट होता है, कोई क्या है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखता है, तो ये क्या है? उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर है 18, कविता के सभी घटक किससे परिचालित होते हैं? कविता के जितने भी घटक हैं वो किससे परिचालित हो रहे हैं? भाव, परिवेश, संदर्भ या छंद? तो वो किससे परिचालित होते हैं? भाव से। अब अगर कोई चीज में भाव नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होंगी, तो वो तो बेरस है, और कविता तो भाव से भरी होती है। तो ये जितने भी घटक हैं ये सभी जब आप पे काम तभी करेंगे जब उस कविता के अंदर भाव छिपा होगा, भाव अच्छा होगा, तभी ये घटक कार्यरत होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या है? कविता लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अब नीचे कुछ बातें दी गई हैं, आपको देखना है कि इसमें कौन सी बात कविता लेखन के लिए हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब क्या है, जो समय जिस समय जैसे मान लीजिए हम इस समय में तो हमें उस समय की भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। समय के अनुसार जितनी भाषाएं चलती आ रही हैं हमें उनका ज्ञान रहना चाहिए। फिर उसके बाद है विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना चाहिए। काव्य की जो शैलियां होती हैं उसका ज्ञान होना भी जरूरी है कि किस तरीके से कविताएं लिखी जाएंगी। जब हमें शैली नहीं पता होगी तो कविताएं नहीं लिख पाएंगे। छंदों का ज्ञान होना जरूरी है कि भाई छंद आपको पता है कि कितने तरीके के होते हैं, उन छंदों को कैसे लिखा जाता है, उनमें कितनी मात्राएं होती हैं, किस छंद में क्या होता है, ये सभी हमको पता होना चाहिए। तो यहां पर कविता लेखन के लिए ये सभी बातें जरूरी हैं। निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में, सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से कौन सा मत कविता लेखन के संदर्भ में उचित है? अब हमें बताना है जो सही है कविता लेखन के लिए। कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती, कोई प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती। प्रशिक्षण और अभ्यास से कविता रचना सिखाई जा सकती है, मतलब इसका कोई नियम नहीं है कि हम सिखाएं, लेकिन अगर हम इसकी हम ट्रेनिंग लें और इसका हम प्रतिदिन अभ्यास करें, यानी कि हम प्रैक्टिस करें, तो आ सकती है। अन्य कलाओं की अपेक्षा कविता रचना सरल है, या का और खा दोनों से। तो यहां पर क्या है कि ये का और खा दोनों ही सही है, यानी कि प्रणाली जो होती है वो सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन हम अगर इसको प्रैक्टिस करें तो हमें ये चीज आ सकती है। तो यहां पर क्या होगा? का और खा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज दी है? कविता के मूल में क्या होता है? मूल मतलब जड़, उसी कविता की जड़ में क्या होता है? संवेदना, राग तत्व या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है यहां पर? उपरोक्त दोनों, यानी कि संवेदना भी होती है और राग तत्व भी होता है, ये दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। अच्छी कविता की क्या विशेषता है? जो हम कविताएं पढ़ते हैं, अच्छी कविता जो होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है, क्या बात होती है? वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती। जो अच्छी कविता होती है वो बार बार कहती है हमको पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
वह दुनिया से अलग कर देती है। मतलब हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपनी ही दुनिया से कहीं ना कहीं अलग थलग हो जाते हैं। वह गाई नहीं जा सकती है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छी कविता की विशेषता होती है कि वह बार बार पढ़े जाने को हमें आमंत्रित करती है। कोई भी कविता अगर हमें अच्छी लगे तो क्या होगा, हमारा मन करेगा नहीं चलो एक बार और पढ़ लेते हैं, चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। तो अच्छी कविता हमको बार बार पढ़ने के लिए बुलाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में है, कविता के संदर्भ में सही कथन नहीं है। अब क्या है, कुछ कथन दिए हैं, इसमें जो कथन सही नहीं है हमको वो छांटना है। क्या दिया है, कविता के मूल में संवेदना होती है। ये तो अभी हमने पढ़ा कि भाई मूल में संवेदना होती है। फिर दूसरा, कविता लेखन में कई बार उपकरणों की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ मशीनी, कुछ बाहरी ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं लिखने के लिए। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं, मतलब उसको हम शब्दों के अलावा हम कोई और चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। शब्दों से मेल जोल कविता की शर्त है, यानी कि मेल जोल होना चाहिए। तो अब इसमें जो कथन असत्य है वो है, कविता लेखन में कई बार उपकरणों की, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की, हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती कविता लेखन के लिए। हमें तो पेन चाहिए, कागज चाहिए, हम अपने नहीं है तो हम अपने दिमाग में ही कविताओं को कभी कभी बना लेते हैं। तो ये कथन जो है ये सही नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया है, कविता की भाषा, संरचना, बिंब सब किसके इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द ये सभी चीजें घूमती हैं। क्या है, भाषा, संरचना और बिंब। कहां घूमती हैं, कवि के इर्द गिर्द, परिवेश के इर्द गिर्द, संदर्भ के इर्द गिर्द। की खा और गा सही है। तो सही क्या है, खा और गा, मतलब परिवेश और संदर्भ के इर्द गिर्द घूमती है। यानी हमारी भाषा होगी, हम उसकी संरचना करेंगे और जो उसमें हम बिंब डालेंगे, ये सभी क्या है, हम जिस परिवेश में हैं हम उसी परिवेश से रिलेटेड तो कविता लिखेंगे। और जो उसका संदर्भ होगा, जिस कारण से हम वो कविता लिख रहे हैं, जिस संदर्भ में हम लिख रहे हैं, वो ये सभी चीजें उसके इर्द गिर्द। मान लीजिए हमने एक क्या देखा, एक बहुत अच्छा सरसों का खेत देखा, हम वहां जाकर खड़े गए, हमको बड़ा अच्छा लगा। दूर रेलवे लाइन जा रही थी, वहां से ट्रेन गुजर रही थी। अब क्या होगा, हमारे मन में अगर कविता उपजेगी तो क्या होगा, वो सरसों का खेत, वो पीले पीले फूल, उनके ऊपर मंडराते हुए भौरे, दूर जाती ट्रेन, तो ये सभी चीजें आसपास के परिवेश पे घूमेंगी। ठीक है, और हमारा पूरा संदर्भ किस पे रहेगा, इन्हीं सब चीजों पर रहेगा। तो क्या हुआ, हमारी पूरी कविता की भाषा, संरचना और बिंब इन सभी चीजों के, यानी कि ट्रेन की छुक छुक, सरसों की भीनी भीनी महक, भौरे की गुनगुन गुनगुन, ये सभी कुछ चीजें बिंब में रहेंगी। तो ये सब क्या हो गया, खा और गा हमारा दोनों ही सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, कविता रचना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। अब इसमें क्या दिया है, क्या चीज सही नहीं है। कविता में संकेतों का महत्व होता है, यानी कि जो उसमें संकेत दिए जाते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बात सही है। यह छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है, बिल्कुल सही है। कविता छंद में भी होती है और मुक्त छंद में भी होती है। इसका स्वरूप समय के साथ नहीं बदलता है, यानी कि कविता समय के साथ नहीं बदलती है। कविता लेखन के लिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो जो कथन सत्य नहीं है वो है, इसका स्वरूप समय के साथ नहीं बदलता। देखिए, अब भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय जब कविताएं लिखी जाएंगी तो वो स्वतंत्रता के संग्राम की तरह होंगी। बाद में अगर लिखी गई तो क्या हुआ, भारत की प्रगति के लिए लेके लिखी जाए। आज क्या है, हम भारत आधुनिकता की तरफ लिखी जाएंगी। तो समय समय पर क्या होगा, कविता अपना रूप बदल रही है ना। जिस समय का जैसा दौर चलता है उसके समय के हिसाब से कविताएं लिखी जाती। भाई आज के समय में मोस्टली व्यक्ति क्या लिखेंगे, कैसी कविताएं लिखेंगे, जो चीजें उनके सामने होंगी, जिस चीज से वो सफर कर रहे होंगे। अब जब स्वतंत्रता संग्राम, जब हम स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारा देश परतंत्र था, तो उस समय क्या था, हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे कवि लेखक जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। उनकी कविताओं में ये सभी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्टली सामने थी। तो इस तरीके समय के साथ कविताओं का रूप कहीं ना कहीं पर बदलता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, कविता लेखन की रचनात्मकता किसमें पाई जाती है, यानी कि जो हम कैसे रचना करें कि चीजें जो है हमारे सामने आए, कौन करेगी इसकी रचना, लेखक में, कवि में, सभी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई, रचना कर कौन रहा है, लेखक कर रहा है या कवि कर रहा है।
अब जो लेखक और कवि जो कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, मान लीजिए सपोज हमारे मन में, हम आज बहुत खुश हैं, हमारे मन में आ गई कि चलो हम कविता करते हैं, तो इसकी रचना हम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भाव हैं, परिस्थितियां हैं, सब कुछ है, तो ये रचनात्मकता कहाँ पैदा हो रही है? ये मेरे अंदर पैदा हो रही है ना। तो यानी कि ये रचनात्मकता किसी के भी अंदर पैदा हो सकती है, बस उसके अंदर वो चीज़ें समझने की जितनी भी कैपेबिलिटी होती है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सभी में होती है। किसमें? कविता लेखन की रचनात्मकता सभी में पाई जाती है, कोई भी हो। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी कितनी बढ़िया सी कविताएं कर लेते हैं। वो बैठे बैठे कोई भी कविता होगी, जैसे उनको राइमिंग सिखाई जाती है, कभी ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको राइमिंग सिखाई जा रही है, तो उस राइमिंग्स में वो देखिए कभी कभी अपनी मर्जी के वर्ड्स डालने लगते हैं, तो उनके अंदर भी रचनात्मकता है कविता को समझने की, करने की। तो क्या मतलब, छोटा सा बच्चा भी कविता की रचना कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है? कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने बोला है? शमशेर बहादुर सिंह ने, हरिवंश राय बच्चन ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, या जॉर्ज लुइस बोरखेस ने? तो ये जो बोला है, ये किसने बोला है? जॉर्ज लुइस बोरखेस ने। आप देखेंगे पाठ के एकदम शुरू में ये पंक्तियां बोली गई हैं। क्या है पंक्तियां? कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? अगर कहीं में तोता होता तो क्या होता? तोता होता, यह कविता किसके द्वारा लिखी? कविता इसके आगे और लंबी है, तो आप पूरी पंक्तियां अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये पंक्तियां लिखी किसने, किसके द्वारा लिखी गई? शमशेर बहादुर, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? तो ये किसने लिखी है? ये रघुवीर सहाय जी ने लिखी है। अगर कहीं में तोता होता तो क्या होता? तोता होता। अब है क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमारे पास पंक्ति है। क्या? बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये कविता किस कवि की है? ये कविता किसने लिखी है भाई? ये मोची जो है के द्वारा बोली गई ये कविता है। क्या है? अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, धूमिल, रघुवीर सहाय। तो ये किसने लिखी है? ये कविता लिखी है धूमिल जी ने, हमारे सामने प्रस्तुत करी है। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या है? एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। ये कविता किसके द्वारा रचित है? ये कविता किसने लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धूमिल या हरिवंश राय बच्चन? तो ये कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। देखिए आप लास्ट के क्वेश्चंस में आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर हम कविताओं की पंक्तियां आपके लिए लेकर आए हैं। क्यों? कारण सिर्फ हमारा इतना है कि आप कविता की पंक्तियों पर भी ध्यान दीजिए कि ये कविताएं कौन सी है। लेकिन साथ में एक चीज आपको और ध्यान देनी, कविताओं में कुछ लेखकों की हस्तलिपि भी सामने है, उनकी हस्तलिपियों को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसकी कट ऑफ लगा के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान उसमें भी दीजिएगा। तो यहां पर हमने अपने इस पाठ कैसे बनती है कविता के एमसीक्यू समाप्त किए। अगर आप इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहां आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सभी क्लासेस में 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। तो अब आप जब यहां पर आएंगे तो आप है क्लास 12 में, आप क्लास 12 में क्लिक करेंगे। क्लास 12 में क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा? 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट सामने होंगे। तो ये हमारी जो हम पाठ पढ़ रहे थे कैसे बनती कविता, ये कौन सी बुक में है हमारा? ये है अभिव्यक्ति और माध्यम में। तो यहाँ पर वॉच नाउ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने अभिव्यक्ति और माध्यम की प्लेलिस्ट आ जाएगी। पाठ संख्या है 6 पे क्लिक करेंगे तो उसमें जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं वो सभी सामने होंगे। आपको जो टॉपिक में डाउट है आप उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।